नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरगुजा जिले में कलेक्टर ने 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाउन लगा दिया है। तालाबंदी के पहले दिन अंबिकापुर शहर में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। हालांकि कुछ लोग सड़कों पर घूमते जरूर नजर आए। सरगुजा जिले में कोरोना की दूसरी लहर का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है। रोजाना बढ़ती संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वहीं तालाबंदी के पहले दिन मंगलवार को अंबिकापुर शहर में लॉकडाउन का अच्छा खासा असर देखने को मिला। नियमों के अनुसार सभी दुकानें बंद नजर आई। हालांकि कुछ लोग शहर की सड़कों पर घूमते दिखे, जबकि प्रशासन की टीम तालाबंदी का सख्ती से पालन कराने के लिए सड़कों पर नजर आई। गौरतलब है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो सके, इसे देखते हुए जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है, जबकि पुलिस और प्रशासन की टीम सीमावर्ती इलाकों में नजर बनाई हुई है। इसके अलावा कलेक्टर ने फ्लाइंग स्क्वाड टीम का गठन किया है। वहीं कलेक्टर द्वारा गठित फ्लाइंग स्क्वाड की टीम नियम का उल्लंघन करने वालों पर नजर बनाए हुई है। गौरतलब है कि प्रशासन ने आवश्यक सेवाओं को शुरू रखने की छूट दी है। वहीं प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से लोग घर बैठे अपनी जरूरत के सामान ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं। आपको बता दें कि तालाबंदी को सफल बनाने के लिए शहर में 3 लेयर में नाकाबंदी की व्यवस्था की गई है। पहले लेयर में शहर के आउटर में चिन्हांकित मार्गों पर 8 फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं, जो शहर में प्रवेश द्वार के रूप में। दूसरे लेयर में शहर के अंदरूनी इलाकों के सभी चौक चौराहों पर 18 फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं और 6 पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। आवश्यकता अनुसार यह पेट्रोलिंग विभिन्न जगहों पर पहुंचकर हालात को काबू करने में कारगर होंगी। इसके प्रभारी सीएसपी अंबिकापुर बनाए गए हैं। इस दौरान करीबन 300 जवानों की तैनाती की गई है, जो अलग अलग पाले में ड्यूटी करेंगे। शहर के बाहरी और अंदरूनी इलाकों में तैनात पुलिस के जवानों के अलावा पटवारी, तहसीलदार, आरआई भी संयुक्त रूप से रहेंगे। 13 तारीख से 23 तारीख तक के लिए पूरे ज़िले को कंटेनमेंट जोन के रूप में परिवर्तित किया गया है और उसके लिए सभी आदेश जारी हुए हैं। आज पहला दिन है तो हम लोग उसमें हर जगह वैसे जगह जहां संभावित भीड़ हो सकता है या लोगों का आवागमन हो सकता है, पुलिस टीम के साथ और अपना मजिस्ट्रेट के साथ हम लोग देख रहे हैं। और ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसका लोग पालन कर रहे हैं और लोग अभी इसकी कोरोना के भयावहता और गंभीरता को समझे हैं। मैं सभी आपके माध्यम से जिलेवासियों से आग्रह करूंगा कि पूरे ज़िले में कंटेनमेंट जोन लगा हुआ है, अनावश्यक बाहर ना निकलें। बिल्कुल ही कोई यदि मेडिकल रीजन हो तभी बाहर निकलें। और हम लोगों ने कॉल सेंटर के नंबर जारी किए हुए हैं। उस नंबर पे कॉल करके यदि उनको कोई भी सामग्री चाहिए, कोई सहायता चाहिए तो 24/7 है, 24 घंटे चालू रहता है, उस पर अपना कॉल कर सकते हैं। अति आपातकालीन सेवा जैसे चिकित्सा सेवा वगैरह है, इसके अलावा सभी चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है। और जो अति आवश्यक चीज़ें हैं जैसे कि राशन, सब्जी, फल इत्यादि, इसके लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। नगर निगम में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर पर किसी को भी यदि राशन की आवश्यकता है, सब्जी की आवश्यकता है, फल इत्यादि की आवश्यकता है तो वो नोट करा सकता है। और हमने नगर निगम को 7 सेक्टर में बांट के सभी 7 सेक्टर के लिए टीम गठित किया गया है और वो टीम सुनिश्चित करेगी। हमने वेंडर्स चिन्हित करके रखे हैं, वहाँ से फल सब्जी जो भी चाहिए वो संबंधित वेंडर से लेकर संबंधित को पहुँचाया जाएगा। सर, पूरे सरगुजा ज़िले को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है और इसमें जो मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज हैं सिर्फ उसी को अलाउ किया गया है। बाकी सारी एक्टिविटी बंद की गई है। लोगों से पहले भी अपील किया गया है कि सभी लोग घरों में रहें, तो उसी व्यवस्था के तहत चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। उन चेकिंग पॉइंट्स पे जो भी व्यक्ति आ रहे हैं जा रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है कि कौन किस कारण से बाहर निकला है और अनावश्यक रूप से जो भी बाहर निकले हुए पकड़ा जा रहा है तो उस पर चालानी कार्रवाई सारे नगर निगम एरिया के, चूँकि पूरे ज़िले में लॉकडाउन लगाया गया है इसलिए ज़िले का बॉर्डर सील किया गया है। जो भी बॉर्डर के पॉइंट है वहाँ चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चेक पोस्ट में सभी पुलिस स्टाफ, रेवेन्यू स्टाफ और पंचायत के जो स्टाफ है उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और जो भी व्यक्ति उस बॉर्डर पे आ रहा है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, सवारी गाड़ी हो या प्राइवेट व्हीकल्स हो, उनको चेक किया जा रहा है। जिनके पास पास उपलब्ध है उन्हीं को बस एंट्री दी जा रही है। जिनके पास पास उपलब्ध नहीं है उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है।
सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के ग्राम चिरंगा में स्थापित होने वाली एल्यूमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री का स्थानीय ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने ग्रामीणों के समर्थन में खड़े होने की बात कही है। मंत्री सिंहदेव ने साफ कर दिया है कि यदि ग्रामीण फैक्ट्री लगने देना नहीं चाहते हैं तो फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के ग्राम चिरंगा में मां कुदरगढ़ी एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा एल्यूमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री की स्थापना के लिए सोमवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। यही नहीं, आक्रोशित ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधक की चप्पल जूतों से पिटाई भी कर दी। जबकि ग्रामीणों के आक्रोश को देख मौके से अधिकारी जैसे तैसे भाग निकले थे। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि मां कुदरगढ़ी एल्यूमिनियम रिफाइनरी कंपनी प्रशासन से सांठ-गांठ कर गांव में फैक्ट्री की स्थापना करना चाहती है, जबकि पर्यावरण के खतरे को देखते हुए ग्रामीण नहीं चाहते हैं कि उनके गांव में उद्योग लगे। इसी बीच प्रदेश के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने ग्रामीणों के समर्थन में एक बड़ा बयान दे दिया है। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि सरगुजा में 5वीं अनुसूची लागू है, वहीं इन क्षेत्रों में पेसा कानून के तहत कार्य होने चाहिए। साथ ही सिंहदेव ने कहा कि मैं ग्रामीणों के समर्थन में खड़ा हूं। यदि ग्रामीण गांव में फैक्ट्री नहीं लगने देना चाहते हैं तो फैक्ट्री की स्थापना नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, पंचायत मंत्री ने स्थानीय ग्रामीणों को सलाह दी है कि ग्रामीणों के बीच आपस में फूट नहीं होनी चाहिए। एक राय होकर ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहें। गौरतलब है कि कई गांव के स्थानीय लोग मां कुदरगढ़ी एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जमकर विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सोमवार को आयोजित हुई जन सुनवाई के विरोध में स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि जन सुनवाई को स्थगित किया जाए। बावजूद इसके गांव में जन सुनवाई का आयोजन हुआ, जिसका विरोध स्थानीय प्रशासन सहित कंपनी प्रबंधन को भी झेलना पड़ा। मेरे तो हमेशा से बड़ा क्लियर व्यू रहा है कि जो गांव वाले चाहें वो होना चाहिए। गांव में ग्राम सभा के माध्यम से ये अनुसूचित क्षेत्र भी है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भी है। इन क्षेत्रों में पेशा कानून की जो बात आती है उनमें यही अधिकार तो ग्रामीणों को मिलने चाहिए कि अगर वो चाहें तब वो काम होना चाहिए, अगर वो नहीं चाहें तो काम नहीं होना चाहिए। तो मैं तो हमेशा से गांव वालों के साथ रहा हूं और गांव वालों को भी मेरी सलाह यही रहेगी कि आप लोग फूट मत होने दीजिए, आपस में एक राय होके रहिए, क्योंकि अगर आधे लोग कहेंगे कि लगा लो, आधे लोग कहेंगे नहीं लगा लो, तो फिर स्थिति बिगड़ जाती है। एक राय रहिए और आप नहीं चाहते हैं कि वहाँ फैक्ट्री लगे तो उस स्थिति में फैक्ट्री जरूर वहाँ नहीं लगनी चाहिए। अंबिकापुर शहर से सटे ग्राम बढ़नी झरिया में जमीन को लेकर पंडो जनजाति एवं गांव में बसे अन्य जाति के लोगों में विवाद चल रहा है। पंडो जनजाति के लोगों का आरोप है कि बाहर से आए लोग उनकी जमीन पर कब्जा कर बस गए हैं, जबकि कब्जाधारियों का कहना है कि जिस भूमि पर गांव के लगभग 450 लोग बसे हैं वह शासकीय भूमि है। अंबिकापुर शहर से सटे ग्राम बढ़नी झरिया में इन दिनों जमीन की बात को लेकर जमकर विवाद चल रहा है। दरअसल ग्राम बढ़नी झरिया 1400 एकड़ भूमि पर बसा हुआ है। वहीं यह गांव पंडो जनजाति बहुल इलाका है। गांव की लगभग 250 एकड़ पट्टे की भूमि पर पंडो जनजाति के लोग बसे हुए हैं। वहीं अन्य जाति के लोगों का कहना है कि शासकीय भूमि पर कई वर्षों से मकान बनाकर लगभग 450 परिवार रह रहे हैं। लेकिन पंडो जनजाति के लोगों द्वारा दावा किया जा रहा है कि शासकीय भूमि भी उनकी है, जिस भूमि पर कब्जाधारी वर्तमान में निवासरत हैं। पंडो जनजाति के लोगों द्वारा अब शासकीय भूमि पर काबिज लोगों से कब्जा खाली कराने की मांग की जा रही है। वहीं पंडो जनजाति के लोगों की इस मांग का विरोध कब्जाधारी कर रहे हैं। कब्जाधारियों ने प्रशासन से मांग की है कि जिस भूमि पर 450 परिवार मकान बनाकर रह रहे हैं, परिवारों को पट्टे का वितरण किया जाए। वहीं कलेक्टर संजीव कुमार झा ने इस मामले में कहा कि फिलहाल सर्वे का काम चल रहा है, इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कब्जाधारी है और कौन उक्त भूमि का हकदार है ना। मैं यहाँ का एक स्थानीय नागरिक हूँ और यहाँ पर मैं भी एक शासकीय भूमि पर काबिज हूँ और घर बनाकर रह रहा हूँ यहाँ पर। इससे पूर्व यहाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 40 साल से यहाँ लोग बसे हुए हैं, है ना। और ये इस गांव में पहले कुछ पंडो जनजाति के लोग भी बसे हुए हैं और यहाँ सर्व जाति समुदाय के सभी धर्म के लोग बसे हुए हैं। अभी वर्तमान में यहाँ सर्वे कार्य चल रहा था और जिसके कारण गांव में विवाद जो है बढ़ रहा है।
सर्वे में जो है एक पक्षीय पंडो जनजाति का पक्ष का सर्वे किया गया यहाँ पर। ये भूमि जो है शासकीय भूमि है, ना इसका रिकॉर्ड फॉरेस्ट के पास है, ना इसका रिकॉर्ड राजस्व के पास है। ये पूरी ज़मीनें जो हैं शासकीय हैं। यहाँ 1400 एकड़ का ये पूरा गांव बसा हुआ है और 1400 एकड़ में 250 एकड़ भूमि का जो है पंडो जनजाति के लोगों का पट्टा बना हुआ है। लेकिन जो पंडो जनजाति के लोग हैं वो शासकीय भूमि पर भी अपना दावा कर रहे हैं कि ये हमारी भूमि है, जिस पर हमारे लगभग 450 आबादी बसी हुई है। हमारे 450 लोगों के घर, विभिन्न जाति धर्म के लोगों के घर बसे हुए हैं। छोटे छोटे मकान बना के लोग यहाँ रह रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं किसी तरह से। यहाँ लेबर और मजदूर तबके के लोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। यहाँ 80% लोग लेबर मजदूर तबके के हैं। ये जो हमारे अभी जो इकट्ठा हुए हैं सब लोग, इसमें पंडो का जो ज़मीन था इन लोग उसमें खरीदे हैं, चाहे जैसे भी हो, घर उर बनाए हैं। तो कुछ दिन पहले मीडिया और अखबार इस सब से पता चला कि कुछ लोग जाके शिकायत किए कि हमारे ज़मीन में अवैध कब्जा इन लोग कर रहे हैं। तो अवैध कब्जा जब शुरू में बसे उस समय तो ऐसा कोई हल्ला उल्ला चिल्ला कुछ नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जब अभी लोग घर उर बना लिए हैं इसके बाद ये सब सुनने में आ रहा है। और इन लोग खरीदे हैं, क्या किए हैं और किस हिसाब से बसे हैं, सब तो इनके पास होगा प्रूफ। करीब करीब अभी तो 400 घर नहीं 490 घर बन चुका है। ये तो अभी सर्वे चल रहा है, गलत कौन है सही कौन है सर्वे के बाद स्पष्ट होगा। तो बीच में इसमें कुछ बोलना ठीक नहीं है हम लोगों का। उसके लिए सर्वे का काम है। सर्वे का मतलब ही ये होता है कि एक एक जो मौके पर जो भूमि है उस भूमि को जाकर के देखना कि कौन काबिज है और कौन इसका हकदार है। उसके बाद प्रकाशन होगा, प्रकाशन में लोग आपत्ति करेंगे, आपत्ति करने का बाद फिर निराकरण होगा, तो उसके बाद ही क्लियर हो पाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले में लॉकडाउन के बीच लोगों के आने जाने के लिए बस सेवाएं शुरू हैं, लेकिन तालाबंदी की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतीक्षा बस स्टैंड में मंगलवार को कुछ ही यात्री नजर आए। इस दौरान चंद यात्री बस का घंटों इंतजार करते प्रतीक्षा बस स्टैंड में दिखे। सरगुजा जिले में 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन लोगों की सुविधा को देखते हुए बस सेवाएं शुरू हैं। बावजूद इसके तालाबंदी के पहले दिन अंबिकापुर स्थित प्रतीक्षा बस स्टैंड में सन्नाटा पसरा रहा। कुछ ही यात्री बस स्टैंड में नजर आए। वहीं यात्रियों की कमी को देख बस स्टैंड से कुछ ही बसें रवाना हुई। इस वजह से यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं बस स्टैंड परिसर में सभी प्रतिष्ठान बंद होने की वजह से यात्री परेशान होते दिखे, जबकि तालाबंदी के चलते बस संचालकों को भी नुकसान उठाना पड़ा। मैं अभी यही अंबिकापुर से आया सर, NTS CRPF कैंप से आया सर। कहाँ जाना है? मैं जाऊंगा अभी सर पटना से मैं गुवाहाटी जाना है। मैं सर अभी यहाँ 8 बजे पहुँचा हूँ। 8 बजे से यहाँ मैं बैठा हूँ और मेरा अभी दिक्कत सर बहुत है। अभी मेन चीज़ से पानी का बहुत असुविधा है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है। अभी दुकान पूरा बंद हुए, यात्री आ रहे, प्यासे मर रहे। बाकी यात्री के लिए यहाँ खाने पीने का व्यवस्था होना चाहिए, वो नहीं है। लगा हुआ आपको पता है क्या? हाँ सर, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन हमारा तो मजबूरी है। बिलासपुर से आ रही हूँ सीतापुर जाने। मैं सुबह 5 बजे से बैठी हूँ सर। बलरामपुर से मेरे भाई लोग आ रहे हैं तो गाड़ी बुकिंग किए हैं, तो उसमें जाऊँगे अभी। तो व्यवस्था तो सर अपने तरफ से ले आई थी तो हो गए थे। दुकान तो खुला नहीं था सर, एक आध दुकान खुले रहता तो बंद था सर, अब कुछ खाने के लिए। लॉकडाउन के बाद भैया सब खाली बैठे हैं, यात्री आ रहे हैं 2-4 ठो। न यहाँ कोई दुकान खुला है, न रहने का व्यवस्था है,
न पंखे चालू है न यात्री नहीं है। बस लोकल बस चालू है। अब शुरुआत है, सब डर गए हैं, यात्री निकल नहीं रहे हैं। रामानुजगंज गई है एक गाड़ी सुबह से। जी अभी 13 तारीख से लॉकडाउन कर दिए हैं, तो बस को तो यहाँ पे चालू कर दिए हैं, जिसमें यात्री कुछ बाहर से भी आते हैं जो फंस जाते हैं यहाँ पे। एक आध होटल खुल जाना चाहिए जिसको पानी वानी और कुछ खाने वाने की उनकी व्यवस्था हो जाए कम से कम। जो रात में मान लीजिए फंस गए, नया दुकान खुला है ना कुछ खुला है, तो उसको बिस्कुट के लिए भी तो कुछ पानी पीने के लिए ज़रूरी है सवारियों के लिए। दिक्कत तो बहुत है, लेकिन इसका भी तो पालन करना ज़रूरी है। फिर भी कुछ जो यात्री फंस जाएँ उनके लिए कुछ एक आध होटल खोलना ज़रूरी है। सूरजपुर जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर ने 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया है। पुलिस एवं प्रशासन की टीम लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए सुबह से ही सड़कों पर नजर आई। इस दौरान बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद रहे। वहीं कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि कोविड-19 के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। सूरजपुर जिले में एक दुकान संचालक को कोरोना के नियम का उल्लंघन करना महंगा पड़ गया। दरअसल कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखकर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने मंगलवार से 10 दिनों के लिए जिले में लॉकडाउन लगा दिया है। तालाबंदी के पहले दिन कलेक्टर निरीक्षण के लिए सड़क पर निकले थे। इस दौरान उन्होंने पाया कि एक मेडिकल दुकान संचालक नियमों का पालन नहीं कर रहा है। दुकान संचालक सहित ग्राहकों ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क नहीं पहना है, जिसके बाद दवा दुकान संचालक द्वारा बरती जा रही लापरवाही के खिलाफ कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए 15 दिनों के लिए दुकान को सील कर दिया है। सूरजपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर लोगों ने सवाल उठाया है। लोगों का आरोप है कि कोरोना की जांच कराने जिला अस्पताल पहुंचने पर कर्मचारियों द्वारा ये कहकर उन्हें वापस लौटा दिया जाता है कि टेस्टिंग किट खत्म हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां राज्य सरकार टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है, तो वहीं जांच केंद्रों से लोगों को बिना जांच किए ही वापस भेजा जा रहा है। ताजा मामला सूरजपुर जिले से सामने आया है, जहां जांच के लिए टीकाकरण केंद्र पहुंचने वाले लोगों को किट खत्म होने एवं टारगेट पूरा होने का हवाला देकर बिना सैंपल लिए संभावित मरीजों को वापस भेज दिया जा रहा है। संभावित मरीजों का आरोप है कि जिला अस्पताल में उनका सैंपल नहीं लिया गया और जब अस्पताल प्रबंधन से इस संबंध में कारण पूछा गया तो किट खत्म होने के अलावा रोजाना तय टारगेट पूरा होने का हवाला देकर लोगों को वापस भेज दिया गया। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहीं खत्म नहीं हुई। कोविड का टीका लगवाने के टीकाकरण केंद्रों में भारी भीड़ उमड़ रही है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई है और न तो टीकाकरण केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि रोजाना 1310 लोगों की जांच के लिए सैंपल लिया जा रहा है। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने पर्याप्त जांच किट होने की बात कही है। जी हाँ, जिला चिकित्सालय पहुंचा था मैं कोविड टेस्ट कराने के लिए, मगर जब मैंने वहाँ कोविड टेस्ट के लिए बात की लाइन पे लग के अपने जो फीवर क्लिनिक है, वहाँ मुझे जवाब में ये मिला कि अभी हमारे पास टेस्टिंग किट ख़त्म हो गई हैं, जिससे हम आपका टेस्ट करने में सक्षम नहीं है अभी। तो मैंने बात की कि ऐसे में कैसे होगा, जिला चिकित्सालय आप टेस्टिंग किट ख़त्म बता रहे हैं। तो बोले हमको 40 का टारगेट है और हमने आज 40 लोगों के टेस्ट के नाम लिख चुके हैं। तो मैंने कहा मेरा RT-PCR कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि RT-PCR भी हम नहीं कर सकते हैं, साफ इनकार कर दिया उन्होंने। फिर भी मैंने उनसे सवाल किया, निवेदन किया कि RT-PCR, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ऊपर से आदेश है, RT-PCR पे अभी बैन लगाया गया है 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि पुराने मामले काफ़ी पेंडिंग हैं। जब तक वो पेंडिंग मामले क्लियर नहीं होते तब तक हम RT-PCR पे अभी बैन लगाए हुए। सूरजपुर ज़िले में टेस्टिंग का 1310 टोटल टारगेट है, उसमें 260 RT-PCR, 300 ट्रूनाट और 760 जो है रैपिड एंटीजन किट से किया जाता है। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए सभी ब्लॉक को जिला चिकित्सालय को टारगेट दिया गया है। जिला चिकित्सालय का टारगेट जो है 50 का है वो, और आज पूरा रजिस्ट्रेशन 50 लोगों का हो गया है। और टेस्टिंग का जो किट का है वो हमारे पास पर्याप्त है। अभी ज़िले में 1,500 किट हमारे पास मौजूद है। वो कमी एक्चुअल में 50 का ही जिला चिकित्सालय का टारगेट था,
और उसके बाद ज़्यादा लोग आए थे, इसके वजह से थोड़ा इशू ज़रूर हुआ था, लेकिन हमारे पास पर्याप्त किट उपलब्ध है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी और तालाबंदी का व्यापक असर सरगुजा जिले के किसानों पर भी पड़ा दिख रहा है। लॉकडाउन का ऐलान होते ही किसानों की चिंता बढ़ गई है कि उनके खेतों में पककर तैयार हुई टमाटर की फसल कहीं तालाबंदी की वजह से बर्बाद न हो जाए। कोरोना की पहली लहर के दौरान लगे लंबे लॉकडाउन की वजह से कई किसान बर्बाद हो चुके थे। उस दौर से सरगुजा जिले के कई किसान अभी भी नहीं उबर पाए हैं। वहीं दूसरी लहर ने एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 10 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। इस तालाबंदी की उम्मीद किसानों ने नहीं की थी, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पाना भी जरूरी है। दरअसल रघुनाथपुर क्षेत्र के किसानों ने पूंजी लगाकर टमाटर की खेती की है। वहीं खेतों में टमाटर पककर तैयार हैं। किसानों को खुशी थी कि अब वे टमाटर बेचकर अपनी पूंजी निकालने के साथ साथ कुछ मुनाफा भी कमा सकेंगे, ताकि किसानों और उनके परिवार का जीवन यापन हो सके। लेकिन इसी बीच सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कोरोना पर काबू पाने के लिए जिले में 13 अप्रैल से 10 दिनों का लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी। लॉकडाउन का ऐलान होते ही किसानों की चिंता बढ़ गई। आखिरकार अब किसान खेतों में पककर तैयार हुए टमाटर को कैसे बेच सकेंगे? इधर चिंतित किसानों का कहना है कि जिस स्थिति में टमाटर पककर तैयार हैं, आने वाले 10 दिनों में टमाटर के खराब होने की स्थिति बनने लगेगी। ऐसे में मुनाफा कमाना तो दूर, उनकी पूंजी भी नहीं निकल पाएगी। लॉकडाउन की मार झेल रहे किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें मौका दिया जाए, ताकि वे व्यापारियों को टमाटर बेचकर कम से कम अपनी पूंजी निकाल सकें। नहीं तो आने वाले दिनों में किसानों को तालाबंदी की वजह से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भैया हमन टमाटर की खेती करे हैं और का है कल से लॉकडाउन लग जाही कहत तो है कलेक्टर साहब। तो हमार विचार है कि कलेक्टर साहब का है हमार छोटे किसान मन पर जब तक व्यापारी मन ला आए नहीं दही तब तक हमन अपन टमाटर ला ट्रांसपोर्टिंग नहीं कर सकत हन। तो ओकर विचार बनाए कलेक्टर साहब कि हमार टमाटर पक के तैयार है, तो हमन ला बेचे के कुछ उपाय या जो व्यापारी मन बाहर से आते लेहे बर ओमन के आए के मतलब कुछ उपाय बनाए जाए और हमार टमाटर हर बिक सके, व्यापारी मन आके हमार टमाटर ले जा सकें। भैया कलेक्टर साहब का जो आदेश है वो 13 तारीख से पूरा संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया है। इसकी वजह से कोई व्यापारी आ नहीं रहे हैं और टमाटर पूरा पक के तैयार है। अब व्यापारी को आने ही नहीं दिया जा रहा है, तो टमाटर तो बर्बाद हो गया हम लोग का। हम लोग जितने भी अपने घर से ज्वारी पूंजी था लगाए थे वो तो इसी में चला गया, तो हमारे आय का तो कोई साधन नहीं है। और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हम छोटे किसानों से का शासन से मतलब एक निवेदन है कि हमारा भी कुछ इस तरह से उपाय करें कि जो हम छोटे किसान हैं और हमारा जितना भी आड़ी पूंजी रहता है उसको लगा देते हैं और हमारा फसल बर्बाद हो जाता है। इससे हमारे स्तर और नीचे चला जाता है। तो शासन से रिक्वेस्ट है कि गाड़ी को आने दिया जाए, ताकि हमारा टमाटर जो बर्बाद हो रहा है उससे हमारा कुछ आय बढ़े। कोविड-19 संक्रमण के बीच देश भर में मंगलवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। बलरामपुर जिले में भी चैत्र नवरात्रि के पहले दिन राजपुर स्थित मां महामाया सिद्ध शक्तिपीठ में पूजा करने भक्तगण पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय समिति एवं पुजारियों के द्वारा पूजा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का उपयोग करते हुए श्रद्धालुओं ने मां महामाया की
जमकर पूजा अर्चना की। हालांकि मंदिर में कोविड संक्रमण की वजह से श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित था। श्रद्धालु बाहर से ही मां के दर्शन कर वापस लौट रहे हैं। जी भैया, जैसे आप देख रहे हैं पूजा का जो क्रम है बाहर से ही जारी है। पहले के समय में अंदर से पूजा हुआ करता था। अब क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी लोगों से मास्क भी लगाने की अपील करते हुए तो यहाँ पे मास्क भी वितरित किया जा रहा है। और एसडीएम साहब के निर्देश से जैसा उन्होंने कहा था ज़्यादा भीड़भाड़ वगैरह नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क अनिवार्य रूप से रहेगा। इस प्रकार के उनके निर्देशों का पालन किया जा रहा है। हमारे यहाँ राजपुर में माँ महामाया शक्तिपीठ है, इसकी बहुत मान्यता है और भक्त आ रहे हैं और नियम से ही पूजा करा रहे हैं और नियम से पूजा कर रहे हैं। गाइडलाइन जो यहाँ के सरकार ने दिया है उसी गाइडलाइन के हिसाब से पूजा करा रहे हैं। दूरी बना कर करवा रहे हैं और भक्त आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कराना पड़ रहा है पूजा, क्योंकि बहुत आस्था है यहाँ भक्तों की। बस जो भक्त आ रहे हैं वो अपना जला रहे हैं, वहाँ कोई नहीं, ज़्यादा लोग रहते हैं। एकदम नियम कानून से जो सरकार का गाइडलाइन है उसी के हिसाब से चला रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।